तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए, यानी कि आपके लिए जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये चैप्टर देखने वाले हैं। कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं, कुछ चीजें कटी भी हैं, तो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपके लिए सिलेबस वाली वीडियोस और लेकर के आता रहूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप इस वीडियो पे एक लाइक करते हैं ना, आपके लिए तो फ्री है लाइक करना, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन का लेवल जरूर बढ़ाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मुझसे कुछ क्लोजली पूछना चाहते हैं, क्लोजली का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछते हैं, वहां पर रिप्लाई करना हर टाइम पे संभव नहीं हो पाता है। कई बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं और हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए पीपीटी वगैरह या इस तरह से कंटेंट बनाते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिजी होते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है तो थोड़ा इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है, और कोशिश किया कीजिए कि वॉइस मैसेज में अपना जो भी आपका क्वेरी होता है मुझे भेजा करें, तो मैं इजीली समझ पाऊँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम खोलना है और वहां पर सर्च बार में सर्च करना है जय झा 07। ये मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो भी कर लीजिएगा, एक फॉलोवर भी बढ़ जाएगा यार। और जो भी आपके डाउट होते हैं आप बेझिझक मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा और मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, तो मैं आपका रिप्लाई वहां पर जरूर करूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे, आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। फ्यूचर में और अभी भी हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर को समझने से पहले ये समझिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इन पूरे टॉपिक्स को मिला दिया जाए तो हमारा ये जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया वाला, ये बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहला जो हमें चीज पढ़ना है यहाँ पर कि समकालीन दक्षिण एशिया है क्या। क्योंकि भैया यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है समकालीन दक्षिण एशिया, तो हमें पता तो होना चाहिए कि है क्या चीज, तो ये पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र, कि कैसे वहां पर सैनिक शासन वगैरह रहा, कैसे लोकतंत्र रहा, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, यानी नेपाल के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग श्रीलंका के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से वहां पर लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में, कि दोनों के बीच में किस तरह से संघर्ष रहता है, चाहे कश्मीर मुद्दे को लेकर के ले लीजिए और अलग अलग मुद्दे को लेकर के ले लीजिए। ठीक है, ये देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच शांति और सहयोग, यानी हमारा इंडिया जो है प्यारा भारत, और हमारे जो पड़ोसी देश है ना, चाहे आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ हमारे संबंध वगैरह कैसे है और क्या क्या हमने शांति के और सहयोग के लिए कदम उठाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दक्षिण एशिया है क्या। देखिए, दक्षिण एशिया जो है ना, वो कुछ भी नहीं है भैया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दक्षिण एशिया का। वो ये है कि भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश आपको मिल रहे हैं, चाइना को छोड़ दिया जाए तो, ये सारे हमारा दक्षिण एशिया के अंदर आता है। यहाँ पर आप 7 देशों के नाम भी देख सकते हैं। इन 7 देशों को अगर मिला दिया जाए तो दक्षिण एशिया हमारा बन जाता है। ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं, पहले तो भारत आ जाएगा, हमारा प्यारा भारत, फिर पाकिस्तान ले लीजिए, फिर बांग्लादेश ले लीजिए, फिर नेपाल ले लीजिए, फिर भूटान ले लीजिए, फिर मालदीव ले लीजिए और फिर श्रीलंका ले लीजिए। ये 7 देशों को मिला दिया जाए तो हमारा दक्षिण एशिया बन जाता है। अब मैं आपको मैप की सहायता से भी एक बार दिखा देता हूं कि ये सातों देश जो है आपको धरती पर कहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने वर्ल्ड मैप खोल लिया है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जो दक्षिण एशिया के देश है आपको वर्ल्ड मैप में कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, सबसे पहले तो हमारा प्यारा भारत आ जाता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान आपको इधर साइड देखने को मिलेगा।
उसके बाद हमारा नेपाल आ जाता है, नेपाल ये रहा। फिर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे भूटान आ जाता है, भूटान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बांग्लादेश उसके बगल में यहाँ आप देख सकते हैं ये देश आ जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारा यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है, 6 देश हो गए। फिर लास्ट में हमारा यहाँ पर मालदीव बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये एक आइलैंड वाला कंट्री है तो ये मालदीव हो जाता है हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर के 7 देश मिलकर के हमारा दक्षिण एशिया बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर यानी दक्षिण एशिया के अंदर अब अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का पड़ोसी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अफगानिस्तान आ गया। तो ये सारा मिला जुला करके हमारा क्या बनता है, दक्षिण एशिया बनता है, ठीक है। अब दक्षिण एशिया के बारे में ना कुछ बातें और समझ लीजिए। दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं यानी दक्षिण एशिया जो 7 देश ये हो गया और एक अफगानिस्तान, टोटल मिलाकर के 8 देश हो गए। 8 देशों के जो लोग हैं ना वो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन इन 8 देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, दिखावे का लोकतंत्र है। वो अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि धरती पर या कह लीजिए वर्ल्ड मैप में ये 7 देश या अफगानिस्तान को मिला दिया जाए तो 8 देश दक्षिण एशिया के कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया के जो देश है इनको याद करने का ना एक शॉर्टकट मैंने बनाया है आपके लिए। अगर आप इस शॉर्टकट को याद रखते हैं तो कभी भी आप दक्षिण एशिया के देशों के जो नाम है वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट है MBBS पिन। MBBS डॉक्टर का नाम सुना होगा आपने, तो MBBS याद रखिएगा डॉक्टर से। और पिन तो हर एक चीज का होता है आपका यहाँ पर, जैसे आपका हो गया ना क्या बोलते हैं UPI पिन हो गया, ATM पिन हो गया, तो इस तरह से पिन याद रखिएगा। अब इसका फुल फॉर्म बना दिया मैंने। M से हो गया यहाँ पर मालदीव्स, B से हो गया बांग्लादेश, B से फिर आपका भूटान हो गया, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, I से इंडिया हो गया और N से नेपाल हो गया। टोटल यहाँ पर 7 देश आ गए। लेटेस्ट में अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल हमारा 7 देश ही मिलाकर के दक्षिण एशिया बनता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, MBBS पिन, ठीक है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये 7 देश मिलाकर के हमारा दक्षिण एशिया बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया की अगर बात करें ना तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश है ना वहां पर राजनीतिक प्रणाली एक सी नहीं है। कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पर लोकतंत्र पूर्ण रूप से है ही नहीं, कहीं सैनिक शासन लग जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग हमें राजनीतिक प्रणाली देखने को मिलता है दक्षिण एशिया के देशों के अंदर। जैसे भारत और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आजादी से ही लोकतंत्र रहा है, डेमोक्रेसी रही है। भारत में ले लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत को। श्रीलंका में ले लीजिए, आजादी के बाद से ही ना यहाँ पर भी डेमोक्रेसी रहा है। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ऐसे देशों में ना सैनिक शासन तथा लोकतांत्रिक शासन दोनों देखने को मिला है। ज्यादातर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की ना, तो पाकिस्तान में आपका सैनिक शासन तो बहुत देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ लोकतंत्र तो नाम मात्र का है। जैसे होता है ना कि एक सब्जी दे दिया और इसमें तो नमक जो है ना नाम मात्र का दिया है आपने, तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर ना यहाँ पर लोकतंत्र जो है ना नाम मात्र का लोकतंत्र। उसके आगे देखिए यहाँ पर बता रखा है कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। नेपाल जो हमारा देश है ना वो पहले राजतंत्र हुआ करता था, मतलब वहां राजा राज किया करता था। लेकिन धीरे धीरे अब वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिला है। अब लोकतंत्र की और जो है वो लोग बढ़े हैं, ठीक है। एक तरह से अब आप उसको कह सकते हैं डेमोक्रेसी वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है नेपाल। उसके आगे देखिए बता रखा है कि जो भूटान है हमारा, पहले यहाँ राजतंत्र था लेकिन अब लोकतंत्र के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए राजतंत्र तो आज भी है भूटान में, लेकिन वो होता है ना एक दिखावा करना, उस टाइप का आप कह सकते हैं। तो भूटान में ना कह लीजिए कि ना लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश हमारा भूटान नहीं है यहाँ पर। उसके आगे देखिए बता रखा है कि मालदीव जो है सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ लोकतंत्र है। मालदीव जो था ना पहले सल्तनत हुआ करता था, जैसे होता है ना कि ये मेरी सल्तनत है, ये मेरी सल्तनत है, तो इस टाइप का एक सल्तनत हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर लोकतंत्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात रही कि दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक प्रणाली कैसे है। अलग अलग देशों की बात कर रहा है यहाँ पर, हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, सभी देशों को मिला करके कि कैसे वहां पर राजनीतिक प्रणाली देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक एक देश के ऊपर पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, वही पाकिस्तान जिसका मैप आप देख रहे हैं ना, कैसा मैप दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये किससे रिलेट करता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। खैर चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, पाकिस्तान नाम का ये जो देश है ना, इसका निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 में। पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर यहाँ पर बंटवारा हुआ और अलग से पाकिस्तान बना दिया गया 14 अगस्त 1947 को। यहाँ पर सर्वप्रथम देश की बागडोर जो संभाली वो जनरल अयूब खान ने संभाली। जनरल अयूब खान आए संविधान निर्माण के बाद, बोले अरे भैया देश को अब हम संभालेंगे, चलो भैया साइड हो जाओ। तो जनरल अयूब खान जी आ गए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर जनरल याहिया खान देखने को मिले, फिर उसके बाद यहाँ पर बता रखा है जनरल जियाउल हक देखने को मिले, और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटा करके सैनिक शासन की स्थापना कर दी। परवेज मुशर्रफ जी आए हमारे यहाँ पर, वो बोले अरे ये का सरकार उसका चल रहा है, हटाओ ये सब बर्बाद है, बेकार है, एकदम कचड़ा है, कबाड़ है, हटाओ। यहाँ पर हम लगाएंगे सैनिक शासन और हमारा पाकिस्तान यहाँ पर बहुत तेजी से विकास करेगा, चलो। तो यहाँ पर परवेज मुशर्रफ जी आए और उन्होंने जनता के द्वारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी जनता ने जिस सरकार को चुना था उसको हटा दिया और वहां पर पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन लगा दिया। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं अपने देश का, यानी कि हमारा जो देश है प्यारा भारत जो है, यहाँ पर जो आर्मी है उसके लिए ना दिल से रिस्पेक्ट है। जैसे मेरी नजरों में भी आर्मी के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, उनको मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ कि वो बॉर्डर पे इतना ज्यादा मुश्किल भरा ड्यूटी निभाते हैं, जिस कारण से हम लोग घरों में सेफ फील करके सो पाते हैं चैन से, ठीक है, रात को। तो हमारे देश की जो आर्मी है ना, वो हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है, यानी कि वो क्या करती है, जो भी उनको ऑर्डर्स आते हैं सरकार की तरफ से उनको फॉलो करती है। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, वो सरकार को ऑर्डर देती है, वो ऑर्डर सुनती नहीं है, वो बोलती है भैया हम नहीं ऑर्डर सुनेंगे, देश के राजा हम हैं यहाँ पर, आप सरकार जो है ना, आप हमारा ऑर्डर सुनिए और आर्मी रूल करेगा। तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है पाकिस्तान के अंदर। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन जो है लगता रहा है और लोकतंत्र जो है वो कुचलता रहा है। लोकतंत्र को दबा दिया जाता है बार बार, अरे हट जाए एकदम, मतलब बर्बाद है लोकतंत्र, क्या है, हटा दो एकदम, ठीक है। तो ये कारण है जिस कारण से पाकिस्तान के अंदर जो है सेना का शासन जो है हमें देखने को मिला है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है, काफी हद तक आप ये कह सकते हैं, ठीक है। कुछ और बातें पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर बताई गई है कि कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो जी हो गए, हमारे बनर्जी भुट्टो हो गए, नवाज शरीफ जी हो गए, इनके लीडरशिप के अंदर यानी इनके नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो कार्यरत रही, ठीक है। यानी कि देखिए सेना का शासन तो अभी भी था, लेकिन सेना ने क्या किया भैया, एक तरह से कि टाइम टाइम पे दिखावे के लिए इलेक्शन करवा देते थे। और ये कुछ महान नेता है वहां के, एक तरह से कह सकते हैं, महान क्या कहिएगा भैया, सारे नेता तो करप्टेड थे, लेकिन नाम के लिए महान कह लीजिए इनको। तो इन नेताओं के कारण ना कुछ समय तक पाकिस्तान के अंदर क्या रहा, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो चला, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं था, सेना के ही कंट्रोल में ये सब चल रहे थे, ठीक है। सेना के हिसाब से इनको चलना पड़ रहा था। सेना के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स थे या बड़े बड़े कह लीजिए जनरल वगैरह थे, वो सब जो बोलते थे वही ये करते थे, ठीक है। लेकिन नाम के लिए इलेक्शन यानी चुनाव ये करवा देते थे, बोलते कि हाँ चलो भैया कुछ चुनाव हो रहा है हमारे देश में, सब कुछ सही चल रहा है, लोकतांत्रिक सरकार चल रहा है। लेकिन अब समय आता है जून 2013, ये वो टाइम था जब नवाज शरीफ ने क्या किया, इनके लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई, ठीक है। पाकिस्तान में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, लेकिन 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया गया। उनको बोला गया अरे भैया तू हमारा यहाँ पर धंधा चौपट करोगे, चल 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 जेल में आ जा जा, जा भाई। तो इनको क्या किया गया, चलो ये इनके चार्जशीट लगा दिए, इनके खिलाफ ये केस लगा दिया, ये कानून मुकदमा चला दिया इस तरह से, और इनको बोला गया कि भैया तुम वित्तीय भ्रष्टाचार कर रहे हो, देश का पैसा खा रहे हो और फॉरेन में भेज रहे हो, लंदन भेज रहे हो पैसा, यहाँ भेज रहे हो, उधर भेज रहे हो, चलो तुम 10 साल के लिए जेल में आ जाओ, चलो ठीक है। तो इनको 2017 में हटा दिया गया और इनको 10 साल का सजा भी सुना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में यानी कि इनके लीडरशिप में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। इमरान खान जी कौन है भैया, मैंने आपको फोटो भी दिखाई, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये इमरान खान है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है अब लीडर चुने गए। अब लीडर किस लिए चुने गए, इसके पीछे का भी कारण है वहां की आर्मी। वहां की आर्मी ने इनको सपोर्ट किया था, खुला सपोर्ट किया था, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी आंखों देखिए यार, हमने टीवी पे देखा है 2018 में कि हाँ भैया इमरान खान जो है वहां के बड़े एक लीडर के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इमरान खान जी जो है
आर्मी का विरोध कर देते हैं। अब देखिए वहां पर कोई भी लीडर ले लीजिए, कितना बड़ा से बड़ा लीडर ले लीजिए पाकिस्तान के अंदर, वो जब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक वो आर्मी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही वो लीडर, वो नेता आर्मी के खिलाफ बोल देगा ना, तो आर्मी उसको उसके पद से हटाएगी भी, उसको जेल में भी डालेगी, हो सकता है उसको फांसी की भी सजा दे दे। तो इमरान खान जी यहाँ पर पावर के उसमें भूल गए कि अरे मुझे तो आर्मी का यहाँ पर बड़ाई करना था, इन्होंने बुराई कर दी आर्मी की। आर्मी को आ गया गुस्सा। अब आर्मी वालों ने क्या किया, इनको इनके पद से हटा दिया और उसके बाद 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ जो है वहां के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला। और अभी आपका आज हो गया आपका 8 अगस्त 2023, ठीक है। तो अभी भी शहबाज शरीफ ही है, आगे चल के बदल जाए वो उसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक फैक्ट वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे देश के अंदर ना किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल मतलब कंप्लीट नहीं किया है। 5 साल का यहाँ पर टेन्योर होता है ना, कि 5 साल तक यहाँ पर बने रहना है प्रधानमंत्री को। तो किसी भी प्रधानमंत्री ने, जब से ये देश बना है 1947 में, तब से लेकर के आज तक ले लीजिए, किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। वहीं हमारे देश की बात कर लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, दूसरा अपना जो कार्यकाल है, दूसरा टेन्योर पूरा करने वाले हैं। 2024 में उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, फिर से यहाँ इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, और ये एक देश देख लीजिए नाक कटवाए फिर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इमरान खान का बात करूं ना, तो इमरान खान के ऊपर एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा जो है ना, एक देश का प्रधानमंत्री रह चुका है इस तरह से, और इस बंदे को ना आज जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने गलती कर दी, आर्मी के खिलाफ चला गया। ये अभी लेटेस्ट का मैं आपको वर्ल्ड अफेयर देख रहा था, तो लेटेस्ट में मैंने देखा है इनको जेल में डाल दिया गया है, सोचिए। तो ये हाल है भैया पाकिस्तान का। आई होप कि आपको पाकिस्तान के बारे में ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर पाकिस्तान के इन सारी चीजों को जोड़ करके क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के कारण क्या है। या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, या तो इसको घुमा करके अगर पूछेगा तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारक कह लीजिए, या लोकतंत्र क्यों स्थायी नहीं है ये कह लीजिए, उनके ये 4 कारण आप मेजरली लिख सकते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में मेनली ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 कारण क्या क्या है? पहला कारण आप लिखेंगे ट्रिपल ए का प्रभाव अधिक होना। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? पहला ए है हमारा यहाँ पर अल्लाह, ठीक है। अल्लाह का मतलब है कि वहां पर जो भी धार्मिक हमारे गुरु है, ठीक है। जैसे अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे पंडित जी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो इस्लाम धर्म है उसमें मौलवी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ना धर्म को लेकर के ना बहुत ज्यादा कट्टर लोग हैं, ठीक है। मतलब धर्म को लेकर के कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब धर्म को लेकर के अगर ऐसे लोग देखने को मिलेंगे तो उनको कंट्रोल करने वाला कौन होगा? मौलवी होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि भैया मौलवी ने बोला कि हाँ ये चीज है, तो बोलेंगे अरे तो हमारे धर्म में है भैया, ये तो करो। तो एक ये कारण है कि वहां के जो धार्मिक नेता है ना, वो कभी नहीं चाहते कि वहां पर लोकतंत्र आए, जिस कारण से वहां लोकतंत्र रहता है, ठीक है। धार्मिक नेता मतलब कि मौलवी वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा ए का मतलब है आर्मी, ठीक है। अब वहां की जो आर्मी है वो भी नहीं चाहती कि कभी पाकिस्तान में लोकतंत्र आए। और तीसरा ए का मतलब है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका मतलब कि यूएस। अमेरिका जो है ना वो भी कभी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आए। ना केवल अमेरिका, जो भी आपके पश्चिम के देश है ना, वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी आ गया तो वो लोग हथियार वगैरह, गोला बारूद, ये बम, ये हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब थोड़ी ना खरीदेंगे भाई। वो नहीं खरीदेंगे तो इनका फायदा होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये जो देश है आपका, अमेरिका ले लीजिए या फिर फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, इनकी जो जीडीपी चल रही है ना, मेनली हथियार वगैरह बेचने से चल रही है। अब इनका तो धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए पश्चिम के जो देश है ना, वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए। वो हमेशा चाहते हैं कि वहां पर आर्मी जो है वही रूल करे हमेशा, ठीक है, जिससे कि इनका हथियार वगैरह ये सब बिकता रहे, ठीक है। तो ट्रिपल ए का प्रभाव अधिक होने के कारण जो है पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया है, लोकतंत्र हमेशा ही कमजोर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चमत्कारी नेताओं का अभाव देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर। चमत्कारी नेता, जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें एक से एक लेजेंड नेता देखने को मिले हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए हमारे यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े नेता देखने को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई है ही नहीं। एक जिन्ना जी को छोड़ लीजिए, उसके अलावा तो आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं था। जो भी नेता जो आया है उस टाइम के बाद से, आजादी से लेकर अब तक, हमेशा नेता को आप देखिएगा करप्ट रहेगा, ठीक है। 10 रुपया अगर आता है ऊपर से
तो उसमें से 10 में से तो 5 रुपया तो नेता के जेब में जाता है, 5 रुपया में से आर्मी के लोग खा जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि 50 पैसा मुश्किल से पहुंच पाता होगा जनता के पास। ठीक है, तो एक ये कारण है कि वहां पर जो है लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया पाकिस्तान के अंदर। तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका, यहाँ पर फ्रांस, इस तरह के जो देश है ना, पश्चिमी देश, वो हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने सामान बेच सके। ठीक है, और अगला है भैया राजनीतिक दलों का भ्रष्ट होना। देखिए भारत के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो भारत के अंदर भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी बोलती है कि दूसरा भ्रष्ट है, दूसरा बोलता है तीसरा भ्रष्ट है। ठीक है, हो सकता है उसमें से कई अच्छे हो कई खराब हो, मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां आई है ना, पॉलिटिकल पार्टियां, सब करप्ट है भैया, सब के सब। वो कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि अरे तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना भैया, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि सब जो है ना पैसा खाने में एक नंबर है। ऊपर से 10 रुपया आ रहा है ना, तो 10 के 10 रुपया हजम कर जाते हैं, इतने ज्यादा जो है करप्ट है ये। ठीक है, तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह पाया, लोकतंत्र हमेशा वहां पर कमजोर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पाकिस्तान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बहुत बारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियो में ये क्वेश्चन बता दिया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अब हम लोग समझेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में देखिए काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ठीक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, और इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में कई बार क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मैप में आपको बांग्लादेश कहाँ देखने को मिलेगा। तो जस्ट हमारा पड़ोसी देश है। अभी मैंने आपको यहाँ पर मैप में जो 7 देश दिखाए दक्षिण एशिया के, वहां पर बांग्लादेश भी दिखाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा बांग्लादेश, जस्ट हमारा पड़ोसी। ठीक है, ये बांग्लादेश है, और आज के टाइम पे बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा है। एक जमाने में ये पाकिस्तान हुआ करता था, इसको बोलते थे भैया यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था इसको। देखिए यहाँ पर बात उस जमाने की है, 1947 की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ ना, अंग्रेज लोग जा रहे थे हमारे देश से। तो अंग्रेज लोग बोले अरे जा तो रहे हैं, लेकिन यार हमारा जो एक पॉलिसी है, पॉलिसी क्या था अंग्रेज लोगों का, ब्रिटिशर्स का, फूट डालो और राज करो। वो जिस भी जगह को छोड़ करके जाते थे ना, उसको विवाद में हमेशा घेर करके चले जाते थे कि ये जिंदगी भर लड़ते रहे। ठीक है, तो भारत को जब वो छोड़ के जा रहे थे ना, तो भारत को ना टुकड़ों में तोड़ दिया उन्होंने। ये आप देख रहे हैं, ये पहले बांग्लादेश जो है, ये आपका पाकिस्तान वगैरह है, ये सब आपका इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इधर से तोड़ा पाकिस्तान को, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि चलो एक और पाकिस्तान बनाते हैं। रेड क्लिफ जो आए थे वो बोले अरे एक और पाकिस्तान ये बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये पश्चिमी पाक हो जाएगा, तो ये 2 पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया बीच में घिर जाएगा इससे। ठीक है, तो 1947 में जब आजादी मिली, तो यहाँ पर एक तो हमारा इंडिया बन गया और 2 पाकिस्तान बन गए, एक ये वाला पाकिस्तान, एक ये वाला पाकिस्तान। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही थी कि बीच में जो डिस्टेंस आ रहा था वो बहुत लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस के कारण ना कई बार क्या हो रहा था कि यहाँ पर ना सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जैसे मान लीजिए कि दोनों पाकिस्तान को मिला करके टैक्स जो कलेक्ट हुआ वो 100 रुपए हुआ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब 100 रुपए जो टैक्स कलेक्ट हुआ ना, उसका 80% जो है वो खर्चा कहाँ हो रहा है हमारा यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान में, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें केवल 20% का खर्चा हो रहा है। तो ये दिक्कत होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर जो आबादी थी उनको जबरदस्ती बोला गया कि भैया तुम उर्दू पढ़ो, उर्दू पढ़ो। और यहाँ की जो आबादी थी वो कौन से मतलब क्या पढ़ना पसंद करती थी, बंगाली वगैरह, और बंगाली बोलना पसंद करती थी। इनको उर्दू के लिए ज्यादा फोर्स किया जाने लगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत बढ़ गई। दोनों यहाँ पर जो पार्ट थे ना पाकिस्तान के, दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। और 1971 का टाइम आ गया। 1971 के टाइम में क्या हुआ कि जो ये वाला पाकिस्तान था, यानी कि आपका पश्चिमी पाकिस्तान, इसने बहुत ज्यादा जो है ना मारकाट मचा दी यहाँ बांग्लादेश के अंदर, जो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, पहले का आपका पूर्वी पाकिस्तान। तो इसने क्या किया, इसने जो है भारत से मदद मांगी। भारत में इंदिरा गांधी थी, ठीक है, आयरन लेडी, उन्होंने बोला ऐसा करोगे पाकिस्तान तुम रुको। ठीक है, भारत ने अपनी सेना भेजी यहाँ पर, और भारत ने 1971 यानी 1971 में एक नया देश बना दिया पूरी दुनिया में, जिसको बोला गया बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान को ना भैया धूल चटा दिया हमने। उस टाइम का एक फोटो जो है ना बहुत ज्यादा मेरा फेमस फोटो है। ठीक है, उसको जब देखता हूँ ना तो एकदम कलेजों को ठंडक मिल जाती है। वो फोटो ऐसा है,
93,000 93,000 जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने सरेंडर किया था। और उसका जो फोटो आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी आपको मतलब वो फोटो जब आप देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये छोटा सा स्टोरी था। अब यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में मैंने स्लाइड में बना रखा है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश लिखा हुआ मैंने। देखिए 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का ही अंग हुआ करता था। मैंने आपको बताया 1971 में नया देश हमारा बना था बांग्लादेश, जिसको भारत ने ही आजाद करवाया था। 1947 से लेकर के 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दो पाकिस्तान थे हमारे, एक था पूर्वी पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, एक था भैया यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी करंट टाइम में पाकिस्तान बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते थे हम लोग यहाँ पर 1947 से लेकर के 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा यह क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बांग्लादेश बनाया गया है, इसमें बंगाल का कुछ हिस्सा लिया गया है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर असम का कुछ हिस्सा लिया गया है, तब आपका यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये पूर्वी पाकिस्तान को बनाया गया था। ठीक है, इस क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण किया गया था। उसके आगे देखिए बता रखा है कि इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। ये लोग बोलते थे यार हम लोग आमी बांग्ला बोल छो, ठीक है, आमी कैटो डका देख लो, मिष्टी खास लो, इस तरह की भाषा बोलना पसंद करते थे। मेरे कई सारे बंगाली दोस्त भी रहे, तो थोड़ी बहुत बंगाली मुझे भी आती है। ठीक है, तो इस तरह का बंगाली भाषा बोलना, उसको सीखना पढ़ना इस तरह से पसंद करते थे। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो बोलते थे नहीं, तुम तो उर्दू सीखो, उर्दू सीखो। ठीक है, तो इसको लेकर के ना काफी ज्यादा जो है मन मुटाव इन लोगों के बीच में होता रहता था। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ये कोई मजाक लगा रखा है, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं, हम भी तो तुम्हारे देश का ही हिस्सा है, थोड़ा दूर हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, तुम हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करोगे, ये तो बिल्कुल गलत है भैया। फिर आगे देखिए क्या हुआ कि इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। देखिए इनको पॉलिटिकली भी ना अंदर नहीं आने दिया जाता था। जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल हो रहा था हमारा, वो यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा था। ये देख रहे हैं, यहाँ से सारा गवर्नमेंट कंट्रोल होता था। पैसा कैसे छपेगा, कितना पैसा छापा जाएगा, कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा गरीबी से बाहर आने के लिए, या कौन सी स्कीम निकाली जाएगी, सारा का सारा चीज जो है यहाँ से इस जगह आता था। ठीक है, यहाँ के लोगों को राजनीति में आने का मौका नहीं दिया जाता था। इनको बहुत कम से कम लोग आ पाते थे यहाँ के। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वर्तमान समय में, जो हमारा बांग्लादेश है, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, हमें भी हिस्सेदारी दो यार, हम भी तो तुम्हारे देश का हिस्सा है। अभी मान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मैं इस चीज को प्रमोट भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर जो केरल के लोग हैं, इनको बोला जाए कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते क्योंकि आप केरल के हिस्सा हो, यहाँ मतलब नीचे साइड में पड़ जाते हो आप। ठीक है, तो कितना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा भाई, क्यों नहीं हो सकते भाई, हम भी तो भारत का हिस्सा है। और बिल्कुल भाई, केरल के लोग भी हमारे हिस्सा है। ठीक है, यहाँ के लोग भी हमारे भाई बंधु है। तो ऐसा होगा भी नहीं, गलती से भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनको भी गुस्सा आ गया उस टाइम पे। तो इस क्षेत्र की जनता ने क्या किया, प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। इन्होंने बोला कि जो प्रशासन चल रहा है या जो न्याय व्यवस्था चल रही है, वहां पर हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए, हमें पूरा तरह से न्याय मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। ठीक है, पश्चिमी जो पाकिस्तान था ना, उसके खिलाफ एक तरह से इन्होंने जंग सा छेड़ दिया। बोला कि अरे हटाओ पश्चिमी पाकिस्तान, अब जो है हम लोग अपना खुद का देश के ऊपर काम करेंगे, हम अपने यहाँ का जो एरिया है ना, उसको हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे, हम खुद चला सकते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी यहाँ पर कोई अच्छा रोल नहीं निभा रहे हो। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिल गया। जो आज के टाइम का बांग्लादेश है ना, वहां पर एक पार्टी थी यहाँ पर, जो नाम भी बता रखा है आपका, आवामी लीग। ठीक है, इससे कौन लड़ रहे थे भैया, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ये लड़ रहे थे नेता, और इनको पूरी की पूरी सीट मिल गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है ना, तो 100 में से 100 सीट इनको मिल गई। बोला कि हाँ, पूरा का पूरा फुल बहुमत आ गया इनका। ठीक है, लेकिन आगे मतलब आगे आपको देखने को मिलेगा कि दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग यानी कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आए। उसी तरह से हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिली कि आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर
पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। बोला हम नहीं मान रहे भाई, तू बेशक से लीडर बन गया हो, तेरे को वोट मिल गया हो, लेकिन हम ना मान रहे। और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मतलब वही शेख मुजीबुर रहमान को बोला गया कि भैया आप ना बन सकते हो, यहाँ के राजा तो हम हैं। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर्स है ना, वही केवल सत्ता में आ सकते हैं, नेता बन सकते हैं। इस तरह से आपको बेशक वोट मिल गया हो, लेकिन चलो भैया आप जेल में चलो। ठीक है, और जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यहाँ की जो जनता थी ना, वो बिल्कुल भड़क गई थी, बिल्कुल विद्रोह करने लग गई थी कि यार हमने इतनी मुश्किल से वोट दिया शेख मुजीबुर रहमान को और तुमने उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, मजाक लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे इतने ज्यादा भड़क गए थे, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो है सो कि पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी और कुचलने की बहुत ज्यादा कोशिश की और हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। जाहिर सी बात है भैया, आर्मी है यार, आर्मी के सामने नॉर्मल बंदा कैसे टिक पाएगा। उसी प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग जो है भारत की ओर पलायन करने लग गए। जाहिर सी बात है, वो बोले कि भैया हमें बचा लीजिए, क्योंकि उधर की सेना आ रखी है पाकिस्तान के अंदर, इस वाले पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा मार काट मचा रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हो गई। अभी अभी हमने जो है यहाँ पर युद्ध लड़ा था, ठीक है, 1965 वगैरह का, तो दिक्कत बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ पे भी सूखा वगैरह पड़ने से बहुत ज्यादा दिक्कत था। अब जब रिफ्यूजीज आ रहे थे तो उनको खिलाने पिलाने का, उनको रखने का खर्चा और ज्यादा बढ़ रहा था। तो भारत के सामने भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन कर दिया। उन्होंने बोला कि जो बांग्लादेश के लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तुम इतना ज्यादा अत्याचार करोगे तो ये ऐसा ही करेंगे। और फिर उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी, उनको पैसा भी दिया, उनको यहाँ पर अपनी सेना भी भेजी और उनको आजाद भी करवाया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि परिणाम स्वरूप, यानी जो रिजल्ट निकल करके आया, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। और युद्ध की समाप्ति के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। यानी कि जैसे ही 1971 का युद्ध समाप्त हुआ, एंड हुआ, तो वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सेना थी, यानी पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हमारे बस का ना है, ये लो हम यहाँ पर पूरा अपने हथियार डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्या हुआ यहाँ पर भैया, उसके बाद यहाँ पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसको बोला जाता है बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर ज्यादातर आबादी कौन सी भाषा बोलती थी, बंगाली भाषा बोलना पसंद करती थी। ठीक है, यानी बांग्ला भाषा आप कह लीजिए इस तरह से, तो इसीलिए इस देश का नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश हमारा कब बना, 1971 में। किसके सपोर्ट से बना, भारत के सपोर्ट से बना। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत जैसा ही कॉपी करने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि हम भी भैया धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, ठीक है, सेकुलर कंट्री रहेंगे, हमारे देश में सभी धर्म बराबर है, हम भी लोकतंत्र को फॉलो करेंगे, समाजवादी देश रहेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने अनाउंस कर दी। और बांग्लादेश में जो है बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम है। बहुदलीय मतलब बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं और उनमें से कोई एक विजयी होता है। ठीक है, भारत के अंदर भी सेम चीज देखने को। तो ये था आपका बांग्लादेश का स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो यहीं तक था हमारा। इसको आप पार्ट 1 वाला वीडियो भी कह सकते हैं। कुछ चीजें हमारी बच गई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बच गया नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, ये वाला टॉपिक बच गया। फिर श्रीलंका वाला टॉपिक बच गया हमारा, भारत पाकिस्तान संघर्ष वाला टॉपिक बच गया, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो शांति और सहयोग, ये वाला टॉपिक बच गया। टोटल 4 टॉपिक हमारे बच गए हैं, जिसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन आपको देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अगर मैं आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल दूं ना, तो अभी जो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपका सुबह का 2 बज के, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है मैं दिखा देता हूँ, 2:20 हो रहा है। ठीक है, 2:20 AM हो रहा है अभी।
सोचिए। तो इतना सुबह सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या रात कह लीजिए या सुबह कह लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे शांति बहुत होती है, तो सोचा इस टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया जाए। और गर्मी का भी महीना है तो पसीने तो आप सोचिए क्या ही भैया। खैर, आप बस लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।